ए नासपीटी, तुझे दिखाई नहीं देता हमारी प्लेट में खाना कम हो गया? चल इसमें खाना परोस। मम्मी आजकल इसके ज्यादा ही भाव बढ़ गए हैं। ए सुन, मुझे ये सब खाने का मन नहीं कर रहा, जा मेरे लिए अभी पास्ता बना कर ला। मोनिका ये तू क्या बोल रही है? तूने ही तो सुबह कहकर आलू के पराठे, रायता, पनीर का पराठा बनवाया था। कितना अच्छा बनाया है मैंने, खाकर तो देख पूरा। ये लो आप भी खाओ। ऐसा कहकर शोभा अपनी माँ की प्लेट में खाना रख देती है। तभी गुस्से में मोनिका खाने की प्लेट फेंक देती है। हाँ तुझे बोला था, लेकिन मुझे ये खाना अच्छा नहीं लग रहा। तुझे खाना है तो तू खा ले, जा मेरे लिए पास्ता बना कर ला, और अगर वो भी बकवास बना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, समझी? मोनिका मुझे समझ नहीं आता, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तुझसे प्यार करती हूँ, तू ऐसी बात क्यों करती है मुझसे? अच्छा तू क्या चाहती है? मेरी बेटी छोटी है तो तेरे आगे पीछे घूमे? भूल मत कि तेरी माँ मर चुकी है और मैं सौतेली माँ हूँ। मुझसे तो उम्मीद भी मत करियो किसी चीज की। जाकर काम कर वरना तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी, और इसे भी साफ कर। ये सुनकर शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जब वो जमीन साफ करती है तो जानबूझकर कविता उसके हाथ पर पैर रखकर चली जाती है, जिससे उसकी उंगलियों में बहुत दर्द होता है। और फिर वो आंखों में आंसू लिए अपनी बहन के लिए पास्ता बनाती है। मैं कितना भी कुछ भी कर दूं, माँ और मोनिका मुझसे कभी प्यार नहीं करेंगे। एक बस भैया ही हैं जो मुझे समझते हैं। पता नहीं भैया विदेश से पढ़कर कब आएंगे। कहने को पापा इतनी धन दौलत छोड़ कर गए हैं, फिर भी माँ मेरे साथ नौकरानी जैसा बर्ताव करती है। जब भैया थे तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता था, राजकुमारी की तरह रखते थे वो। और अब पास्ता बन जाने के बाद शोभा अपनी सौतेली बहन को दे देती है और दिन भर कविता के इशारों पर नाचकर घर का सारा काम करती है। रात को रोते हुए वो अपने भाई को कॉल करती है। भैया आप कब आओगे? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, और इस रक्षाबंधन पर आओगे ना? अरे हाँ आऊंगा भी, रक्षाबंधन में 2 महीने हैं, बस इसीलिए फोन किया था तूने क्या मुझे? वैसे तू परेशान लग रही है, बता क्या बात है? भैया माँ और मोनिका मुझे। तेरी इतनी हिम्मत, रुक तू। कविता शोभा को अपनी भाई से चुगली करते हुए देख लेती है और उसका फोन तुरंत काटकर झाड़ू उठाकर शोभा को मारने लगती है, और इतना मारती है कि उसके सिर पर चोट आ जाती है, जिसकी वजह से वो खड़ी भी नहीं हो पाती। दोबारा अपने भाई को हमारी चुगली करने के लिए फोन लगाया तो इससे भी ज्यादा बुरा हश्र करूंगी। बस बहुत हो गया, अब तुझे घर से निकालना ही होगा मुझे। दे मुझे अपना फोन, चल दे। आज के बाद अपने भाई से बात नहीं करेगी तू, और जब वो आएगा तो उसको तो मैं अलग से देख लूंगी। माँ मुझे फोन दे दीजिए। कविता शोभा को कमरे में बंद करके चली जाती है। अचानक से फोन कट हो जाने पर साहिल को चिंता होती है, लेकिन घर पर फोन लगता ही नहीं। उसकी पढ़ाई भी पूरी होने में समय था, लेकिन वो फोन करता रहता है, पर इंडिया में उसका फोन लगता ही नहीं है। दिन गुजरते हैं, इतने बड़े अमीर घर से होने के बावजूद भी कविता एक गरीब घर का रिश्ता जानबूझकर शोभा के लिए ढूंढती है और शादी की तैयारी में लग जाती है। जबरदस्ती उसका हल्दी और मेहंदी का फंक्शन होता है। आज शादी थी। दुल्हन के जोड़े में बैठी शोभा अपने भाई से बात करने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन कभी फोन ही नहीं मिलता। तभी किसी के आने की आहट होती है और कविता आती है। ए चुपचाप बिना कुछ बोले तमाशा किए शादी करके इस घर से निकल जा। अगर तूने कोई होशियारी दिखाई तो देख तेरे भाई के साथ मैं क्या करूंगी। नहीं 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 माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मैं चुपचाप शादी कर लूंगी, आप भैया को कुछ मत करना। शाबाश, अब अपने आंसू पोंछ और मुस्कुराहट के साथ शादी कर। एक्टिंग करते हुए कविता शोभा को मंडप तक ले जाती है, जहां उसकी शादी अंकित नाम के एक गरीब लड़के से हो जाती है, और कुछ ही देर में विदाई करके वो अपने गरीब ससुराल पहुंच जाती है। गरीब निर्मला अपनी बहू का स्वागत करती है। आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे बड़े घर से तो बहुत छोटा घर है हमारा। वो तो मुझे दिख रहा है, लेकिन आप लोगों को मुझसे उम्मीद करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी जबरदस्ती शादी हुई है, मेरे भैया भी यहाँ नहीं है, और मैं ऐसे घर में कभी नहीं रही। बेटा ठीक है, तुम कोई काम मत करना, तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हो। मुझे मेरा कमरा बता दीजिए, पता नहीं कौन सी जगह में आ गई हूँ मैं। ये कहकर निर्मला उसे कमरा दिखा देती है। 1.5 महीना गुजर जाता है। गरीब ससुराल इतना अच्छा था, हमेशा शोभा से प्यार से बात करता था, इसीलिए शोभा अपनी नफरत को भुलाकर उनके साथ प्यार से रहने लगती है और उनकी गरीब झोपड़ी में चूल्हे पर काम करने लगती है। बहू मैं रोटी बना लेती हूँ, तू रहने दे, तू कितना परेशान होगी। माँ जी रहने दीजिए, वैसे भी बारिश आने वाली है, और आपको पता है बारिश के समय में घर से पानी भी टपकता है। कल कितनी बारिश हुई थी, पूरा घर पानी पानी हो गया था। ठीक है बहू जल्दी कर। ऐसे ही बारिश के मौसम में उनके घर से पानी टपकता है तो दोनों सास बहू और बाकी के घर वाले भी बाल्टी भर भर के पानी निकालते रहते थे। और फिर रक्षाबंधन से एक दिन पहले विदेश से साहिल राखी का गिफ्ट लिए घर लौट आता है। घर जाकर पता चलता है कि उसकी बहन की गरीब घर में शादी हो चुकी है।
ऐसा कैसे कर सकती हैं? मेरे पीछे उसकी शादी क्यों की? और आपने कोई बात भी नहीं करवाई मुझसे मेरी? देख, तेरी बहन बड़ी है, मुझे मोनिका का रिश्ता भी तो देखना है। अब क्या तेरा इंतजार करूं मैं इस चीज के लिए? बेचारी मेरी बहन न जाने किस हाल में होगी। कोई बात नहीं, अगली सुबह मैं उसके पास चला जाऊंगा। अगले दिन साहिल तेज बारिश में अपनी बहन के लिए ढेरों गिफ्ट, चूड़ी, कपड़े और उसकी फेवरेट मिठाई लेकर कार में बैठ उसके घर पहुंच जाता है। उसके बाहर निकलने से पहले ड्राइवर उसके सिर पर छाता खोल देता है और साहिल जैसे ही गरीब घर में जाता है तो अपनी बहन को चूल्हे पर खाना पकाते हुए और छत से पानी टपकता देख हैरान हो जाता है। हे भगवान, मेरी बहन ऐसे घर में कैसे रह सकती है? ये देख वो बीते पलों में चला जाता है जहाँ उसकी बहन अमीर घर में राजकुमारी की तरह रहती है। भैया ऐसे क्या देख रहे हो? जल्दी से मेरे हाथों पर नेल पेंट लगाओ। पता है ना आपको, मुझे लेट करोगे तो राखी भी नहीं बांधूंगी। अच्छा मेरी बहन, कर तो रहा हूँ। फिर दोनों भाई बहन महंगे महंगे कपड़े पहनकर रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ एक डायमंड का ब्रेसलेट साहिल शोभा को देता है। वाह भैया, आप तो बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट मेरे लिए लाए हैं। हैप्पी रक्षाबंधन। सेम टू यू मेरी बहन। लेकिन तू मुझे क्या दे रही है? चल मेरे लिए मैगी बना दे। ये क्या मजाक है भैया? आपको पता है ना हमारे घर में इतने नौकर चाकर हैं कि मैं एक काम को हाथ नहीं लगाती, तो आपके लिए मैगी बनाना तो बहुत दूर की बात है। जाओ जाओ, खड़े क्या हो, जाओ मेरे और मेरे भैया के लिए जूस लेकर आओ और मैगी भी बना दो। शोभा के कहते ही नौकर सिर झुकाकर तुरंत उसके लिए जूस और मैगी ले आते हैं। अरे वाह मैडम, कितना राज कर रही हैं। बेटा शादी के बाद तुझे ये सब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भैया? अमीर घर में ही शादी करवाओगे आप मेरी, देख लेना। शोभा, ये क्या हाल बना लिया है तूने? हैरत होती है मुझे, कभी राजकुमारी की तरह रहने वाली मेरी बहन आज इस गरीब ससुराल में चूल्हे पर खाना बना रही है। भैया आप? अपने भाई को देखते ही शोभा उसके गले लग जाती है और बहुत फूट फूट कर रोती है। फिर साहिल उसे चुप करवाता है और उसकी पसंदीदा चीज उसे दिखाता है। भैया इतना सब आप क्यों लेकर आए हैं? भूल गई क्या पगली? अरे आज रक्षाबंधन है, तूने मेरे लिए राखी नहीं खरीदी? मैं तो भूल गई भैया, आप 2 मिनट रुको, मैं अभी आई। शोभा बारिश में भीगते हुए अपने भाई के लिए 10 रुपए की सस्ती सी राखी लेकर उसका तिलक कर उसके कलाई पर राखी बांधती है और उसकी लाई मिठाई में से दोनों एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। हैप्पी रक्षाबंधन भैया। आप ठीक तो है ना? सौतेली माँ ने आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया ना? तू उनकी चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ ना। वो शायद भूल गई हैं कि पापा और माँ जाने के बाद प्रॉपर्टी के आधे आधे मालिक हम दोनों हैं। वो चाहकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारी सौतेली माँ ने तेरी शादी जबरदस्ती कर दी है ना। अगर तू चाहे तो मैं तेरा अभी तलाक करवा सकता हूँ, तू मेरे साथ चलना। बेटा तलाक? माँ जी 1 मिनट। भैया यहाँ पर सब लोग बहुत अच्छे हैं, सबने मेरा बहुत ख्याल रखा और मैं शादी से खुश हूँ, भले ही गरीब हूँ। मुझे तलाक नहीं चाहिए। आंटी जी, अगर मेरी बहन खुश है तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने उसका ख्याल रखा। इसलिए मैं एक मदद करना चाहता हूँ और आप मुझे नहीं रोकेंगे। मैं आपको एक पक्का मकान दूंगा जिसमें आप सब अच्छे से रह पाएंगे। वैसे तेरे हस्बैंड कहाँ हैं शोभा? वो आ रहे होंगे अभी। बेटा बहुत दिन बाद मैंने बहू के चेहरे पर खुशी देखी है। तुम दोनों बैठकर बात करो, मैं खाने पीने का कुछ लाती हूँ। दोनों बहन भाई एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं। निर्मला उन्हें आलू पूरी खिलाती है। फिर साहिल शोभा के पति से भी मिलकर बहुत खुश होता है। कुछ दिनों बाद उन्हें पक्का मकान दे देता है जिसमें गरीब बहन अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है और सौतेली माँ बहन चाहकर भी उन दोनों भाई बहन का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि भाई बहन का प्यार कितना अटूट होता है। नागपुर में जगमोहन अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसका एक बेटा नीरव और बेटी दिव्या थे। उन दोनों भाई बहन में बचपन से ही बड़ा प्यार था। वो दोनों साथ में मिलजुल कर रहते थे। दोनों भाई बहन की ग्रेजुएशन पूरी होते ही वो एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगे। धीरे धीरे समय बीता और अब दिव्या के लिए घर वालों ने लड़का देखना शुरू कर दिया। काफी खोजबीन के बाद दिव्या के लिए आदेश नाम का एक अच्छा शरीफ लड़का मिल जाता है। लड़का तो बड़ा ही समझदार लगता है और दिखने में भी अच्छा है। तुम्हारा क्या ख्याल है दिव्या? दिव्या शर्मा जाती है। सबको उसका जवाब मिल जाता है। फिर सबकी रजामंदी से उनकी शादी हो जाती है। दिव्या के ससुराल में उसके सास ससुर नहीं थे, जिस कारण आते ही घर की सारी जिम्मेदारियां उसने संभाल ली। इधर आदेश सारा दिन ऑफिस में काम करता तो वहीं दिव्या घर संभालती और छुट्टी वाले दिन दोनों मिलकर बाहर घूमने जाते हैं। कुछ समय बाद दिव्या ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसके आने से उनके परिवार में खुशियाँ और भी बढ़ गई। लेकिन फिर एक रोज आदेश की अचानक ही नौकरी छूट जाती है और काफी ढूंढने के बाद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती।
मुझे तो बहुत चिंता हो रही है जी, अब क्या होगा। घर खर्च चलाने के लिए अब हमें अपनी सेविंग तोड़नी पड़ रही है, और ऐसे ही चलता रहा तो हमारी तो सारी सेविंग ही खत्म हो जाएगी। तुम देख तो रही हो दिव्या, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी जल्द से जल्द नौकरी लग जाए। मैं अपने भाई नीरव से इस बारे में बात करती हूँ, अब वही हमारी मदद कर सकता है। दिव्या नीरव को फोन करके उसे सारी बात बताती है। मैं भाई, हम बड़े परेशान हैं। काफी समय हो गया इनको नौकरी ढूंढते हुए, लेकिन इन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल रही। डोंट वरी दीदी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जीजा जी की नौकरी लग जाए, आप परेशान मत हो। ये कहकर नीरव फोन रख देता है और अगले दिन अपने बॉस से कंपनी में वैकेंसी की बात करता है। देखो नीरव, तुम हमारे एक होनहार एम्प्लॉय हो, लेकिन सच कहूँ तो इस वक्त मेरे पास पूरा स्टाफ है। मैं जबरदस्ती किसी को भी भर्ती करके अपने ऊपर बेफालतू का खर्चा नहीं बढ़ा सकता। नो प्रॉब्लम सर। फिर नीरव ने अपने कई दोस्तों से भी अपने जीजा की नौकरी के लिए बात की, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। और आखिर में नीरव दिव्या को फोन करके बताता है, दीदी मैंने जीजा जी के लिए कई जगह पर बात की, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। वो क्या है ना, इस वक्त कहीं भी नौकरी नहीं है। अच्छा, अब इन्हें मजबूरन ही कोई छोटा मोटा मजदूरी का काम ही करना पड़ेगा। वैसे दीदी, आपको किसी भी तरह की कोई आर्थिक मदद की जरूरत होगी तो आप बिल्कुल भी मत शर्माना, आप मुझसे बेझिझक कहना। अब आदेश को मजबूरी में एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम ही करना पड़ता है, लेकिन उसकी तनख्वाह कुछ ज्यादा नहीं थी, जिससे बड़ी मुश्किल से घर खर्च चल पा रहा था। उधर नीरव का प्रमोशन हो जाता है और अब उसकी माँ आशा देवी नीरव के लिए लड़की देखने लगी। फिर एक अमीर घर की लड़की शिवन्या को आदेश पसंद आ जाता है और वो इस शादी के लिए हाँ कर देती है। दहेज में नीरव को 60 लाख नकद, एक गाड़ी और जरूरत का सारा सामान मिलता है। शादी के कुछ समय बाद एक रोज दिव्या नीरव को फोन करती है, भैया आदेश जी पर बहुत कर्जा हो गया है, वो फैक्ट्री में ओवर टाइम करके भी इतना नहीं कमा पा रहे, मुश्किल से 13,000 ही बन पा रहे। अब तो मेरा घर चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है, क्या तुम मुझे 25,000 रूपए उधार दे सकते हो? दीदी मैं कुछ देर में ही तुम्हारे अकाउंट में 50,000 डलवा दूंगा। थैंक यू भाई, एक तुम ही हो जो हमारे इस बुरे समय में हमारी मदद कर रहे हो, नहीं तो इनके सभी रिश्तेदारों ने हमसे मुंह फेर लिया है। जब ये अच्छा कमाते थे तो सभी रिश्तेदार इनके आगे पीछे घूमते थे, लेकिन अब तो कोई भी इनको नहीं पूछता। दीदी आपको जब भी पैसे चाहिए होंगे तो आप बस मुझे बता देना। ये कहकर नीरव फोन रख देता है, लेकिन पीछे खड़ी उसकी पत्नी शिवन्या को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। वो नहीं चाहती थी कि नीरव दहेज में मिले पैसे या अपनी सैलरी में से अपनी बहन को कुछ भी पैसे दे। फिर वो नीरव से कलेश करना शुरू कर देती है, आखिर जरूरत क्या है तुम्हें अपनी बहन को पैसे देने की? जब देखो हर बार उसका एक ही रोना लगा रहता है। मुझे तो लगता है वो ये सब झूठ मूठ का नाटक करती है ताकि तुम उस पर तरस खाकर उसे पैसे देते रहो। अच्छे से जानती हूँ उनकी नजर 60 लाख निकलवाने की होगी। तुम अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। जीजा जी की नौकरी जाने के बाद उनकी हालत खराब हो गई है, इसलिए वो मुझसे मदद मांगती है, और अगर ऐसे में मैं उनके काम नहीं आ सका तो मेरा भाई होना ही गलत है। तुम ना सच में बड़े ही भोले हो। अरे तुम्हें अपनी बहन की चालाकी समझ में क्यों नहीं आती? वो बस तुम्हें लूट रही है। तुम्हें मेरी बहन के बारे में ये सब बोलने से पहले 4 बार सोचना चाहिए। और हाँ, मैं उन्हें पैसे दहेज में मिले पैसों से नहीं बल्कि अपनी सैलरी से देता हूँ। अब तुम अपने काम से काम रखो और इस समय ना ही पढ़ो तो बेहतर होगा। नीरव शिवन्या की बातों को नजरअंदाज कर देता है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज दिव्या आदेश और टिया के साथ मायके आती है। दिव्या तो अपनी भाभी से अच्छे से बात करती है, लेकिन शिवन्या उससे उखड़ी उखड़ी रहती। कुछ देर बाद शिवन्या सबके लिए नाश्ता बनाती है। वो सभी को डाइनिंग टेबल पर मेथी के पराठे, मक्खन और दही के साथ परोसती है। सभी नाश्ता करते हैं। आदेश की प्लेट में रखे 3 पराठे वो खा चुका था। एक और पराठा लेने के लिए वो जैसे ही प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाता है, तभी शिवन्या गुस्से में बोलती है, मैंने आपके लिए 3 ही पराठे बनाए थे जो कि आप खा चुके हैं। अब ये पराठे नीरव के लिए हैं, वो आकर इन्हें खाएंगे। अब आप इन्हें हाथ मत लगाइए। ये सुनकर आदेश शर्मिंदा हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहू, अगर मेरी प्लेट में भी पराठा कम पड़ जाएगा और मेरी और खाने की इच्छा होगी तो क्या तू मुझे भी ऐसे ही मना कर देगी? नहीं माँ जी, मैं आपके लिए और बना दूंगी। तो फिर तुमने दामाद जी से ऐसा क्यों कहा? वो हमारे मेहमान हैं। अब तुम नीरव के लिए 2 पराठे और लगा दो। सासू माँ, पराठे सच में बहुत अच्छे बने थे, इसलिए मेरी और खाने की इच्छा थी, लेकिन अब मेरा पेट भर गया है, मुझे नहीं खाना। बेटा, मैं शिवन्या की तरफ से माफी मांगती हूँ। अब तुम ये पराठे खा लो ना। अपनी सास के बार बार कहने पर आदेश वो पराठे खा लेता है। उधर शिवन्या गुस्से में रसोई में बर्तन पटकने लगती है। फिर नीरव बाहर आता है। अरे माँ, ये रसोई से बर्तन पटकने की आवाज क्यों आ रही है? आपने शिवन्या से कुछ कहा क्या? अरे नहीं भाई, वो क्या है ना, लगता है भाभी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए वो गुस्से में है। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगी। दिव्या कोई भी बात नीरव तक नहीं आने देती, लेकिन शिवन्या की ये बात आदेश के दिल पर लग चुकी थी और उसने दिव्या से वापस घर चलने के लिए कहा। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए दिव्या, हमारे यहाँ रहने से शिवन्या का काम बढ़ गया है। चलो वापस अपने घर चलते हैं। वो दोनों वापस अपने घर आ गए, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था कि पैसे की क्या कीमत है। इसलिए अब उन दोनों ने दिन रात मेहनत करके अपने लिए नौकरी ढूंढी और अब उन्हें बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब आदेश के साथ साथ दिव्या भी नौकरी करने लगी। फिर धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और अब वो लोग भी अपना जीवन खुशी से जीने लगे।